इनफैक्ट जो एजेंडा ऑफ द डे है जिसके ऊपर मैंने कवर करना है दैट इज मेजरली रिलेटेड टू ऑप्शंस एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। बट ऑप्शंस एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर अगर मैं स्ट्रेट अवे चले जाऊं तो जस्टिस नहीं होएगा, इसलिए इसको कवर करने के लिए एक फ्लो बनाते हैं। अल्टीमेटली हम सारों को पता है कि ऑप्शंस इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एज एन इंटेलिजेंट ऑडियंस जब भी हम किसी प्रोग्राम को या किसी भी ऑडियो को या किसी भी वीडियो को सुनते हैं या समझते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं कि हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं, यानी कि दो एजेंडा होता है। एक पहला, हम इस टॉपिक को क्यों कर रहे हैं। दूसरा होता है ये जो टॉपिक जो हमें समझा रहा है कि इसको खुद भी आता है या नहीं आता। सो आइडली दिस गोज विद द इंट्रोडक्शन व्हिच इज नॉट टू बी कवर्ड हियर। बट सेकंड इज आइडली हम ये टॉपिक को क्यों कर रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। जैसे मैंने बोला मेरा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट ऑप्शंस एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। तो इसको कवर करने के लिए मेरे को आपको पहले ये गेज करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा आपको, ये एड्रेस करना पड़ेगा आपको कि ऑप्शंस जिस फैमिली का पार्ट है व्हिच इज आइडली डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स की इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ एक मार्केट है व्हिच इज अ ह्यूज मार्केट व्हिच इज आल्सो नोन एज डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट की दो चीजें हैं। एक तो बट ऑफ कोर्स मार्केट कितनी बड़ी है, यानी मार्केट वॉल्यूम्स हमें पता होना चाहिए। देन हमें बट ऑफ कोर्स हमें ये पता होना चाहिए मार्केट इस, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में मार्केट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जो बेसिकली मेजरली हम यूज करते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट इनफैक्ट एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिसको हम डे इन डे आउट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ते हैं, हर अखबार में, हर न्यूज़पेपर में, बिजनेस स्टैंडर्ड में, हर मीडिया चैनल पे सुनते हैं, हर बिजनेस चैनल पे सुनते हैं, हर इकोनॉमिक टाइम्स, हर बिजनेस न्यूज़पेपर में सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी। सो आइडली हमें पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज आइडली जीडीपी व्हिच इज आइडली नथिंग बट द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन वन फाइनेंशियल ईयर। यानी कि फाइनली एक साल में कितने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। जिसकी फिगर्स अगर हम देखें तो ओवरऑल एज पर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या लेट अस से द सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज, अगर हम ओवरऑल फिगर्स देखें तो अप्रोक्सीमेटली इंडियाज जीडीपी इज क्लोज टू 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स। सिमिलरली अगर हम सिंस हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली जो मेजर इकोनॉमीज हैं लाइक चाइना है, जापान है, यूके है, यूरोप है, यूएस है, तो इन सारी इकोनॉमीज का मेजरली जीडीपी कितनी है। अगर हम ये फिगर्स को अंडरस्टैंड करें तो इंडिया जीडीपी जैसे 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स है, ऐसे जापान के अप्रोक्सीमेटली 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, चाइना अप्रोक्सीमेटली 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स और इसके आसपास है, यूरोप अराउंड 7 ट्रिलियन डॉलर्स है अगर हम टोटल यूरोप को कंबाइन करें, यूके अप्रोक्सीमेटली 4 ट्रिलियन डॉलर 4.5 ट्रिलियन डॉलर है, यूएस 16 ट्रिलियन डॉलर्स है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, एंड वर्ल्ड की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 60 ट्रिलियन डॉलर्स है। यानी वर्ल्ड में final value of goods and services produced in the domestic territory of the world in one financial year is 60 trillion dollars. Finally, यानी कि जो goods and services पूरे वर्ल्ड में जो प्रोड्यूस होता है एक साल में वो 60 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ का प्रोड्यूस होता है। एंड डेरिवेटिव्स एक ऐसी मार्केट है जो हर रोज 5 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। हर रोज अगर हर रोज 5 ट्रिलियन डॉलर का डेरिवेटिव्स ट्रेड होता है और साल में अगर 300 वर्किंग डेज हो जाएं तो 1500 ट्रिलियन डॉलर्स का डेरिवेटिव एक तरह से ट्रेड होता है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, इन द वर्ल्ड्स डेरिवेटिव मार्केट। इसका मतलब ये अगर वर्ल्ड की जीडीपी 60 ट्रिलियन डॉलर्स है तो डेरिवेटिव्स एक इतनी बड़ी मार्केट है जो उसका शायद 27 टाइम्स द वर्ल्ड्स जीडीपी इज डेरिवेटिव्स। इसका मतलब डेरिवेटिव एक ऐसी मार्केट है जो एक्चुअल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड को अफेक्ट करती होगी, बट ऑफ कोर्स यानी एक ऐसी मार्केट है जिस मार्केट में एक्चुअल कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह नहीं है। तभी हम कहते हैं कि ये जो मार्केट है, जो डेरिवेटिव्स मार्केट है, इट्स अ नोशनल मार्केट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केट, इट्स अ पेपर मार्केट, यानी पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी एक्चुअल में कोई प्रोड्यूस गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते बट पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केट बोलते हैं। हम ये देख नहीं सकते अल्टीमेटली, वी कैन ओनली लुक एट द कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली, एंड इसको हम नोशनल मार्केट बोलते हैं, पेपर मार्केट बोलते हैं। 1500 ट्रिलियन डॉलर्स का डेरिवेटिव होता है एंड वर्ल्ड की जीडीपी 60 ट्रिलियन डॉलर है। बट ऑफ कोर्स ये मैं सारे डाटा आपको बता रहा हूं, आप ये सारे डाटा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं www.bis.org।
BIS कौन है? BIS, मैं इसको कैपिटल लेटर्स में भी लिख रहा हूं। BIS इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। सो आइडली इट इज ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक। यानी जितने भी वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, दे आर आइडली दे आर एसोसिएटेड मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी विच इज आइडली अ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS जिसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे हर डाटा अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी सेंट्रल बैंक्स का जो डाटा होता है वो यहाँ पे पब्लिश होता है। एंड इनफैक्ट आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि वर्ल्ड में साल में डेरिवेटिव्स मार्केट कितनी है, डेली डेरिवेटिव मार्केट कितनी है। एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है यानी मार्केट वॉल्यूम्स के विद इन जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि $1500 ट्रिलियन जो डेरिवेटिव जो साल में होता है, या $5 ट्रिलियन डेरिवेटिव जो डेली होता है, इसमें से नॉर्मली हम जब भी डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, ट्रेंड होते हैं, चाहे हम CA का कोर्स कर रहे होते हैं या CA कर रहे होते हैं या CFA कर रहे होते हैं या MBA कर रहे होते हैं किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, नॉर्मली हमें डेरिवेटिव सिखाया जाता है विद अ लिंकेज विद इक्विटी या उसका जो बेंचमार्क लाइक निफ्टी या लेट अस से सेंसेक्स। यानी कि हम नॉर्मली इक्विटी डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं या हमें स्टडी करवाया जाता है, यानी हमें पढ़ाया ही डेरिवेटिव्स को इक्विटी के साथ लिंक करके किया जाता है। जैसे निफ्टी पुट, निफ्टी कॉल, निफ्टी शॉर्ट, निफ्टी लॉन्ग, या टाटा पुट, टाटा कॉल, या रिलायंस पुट, रिलायंस कॉल। यानी हमेशा हमें डेरिवेटिव्स का लिंकेज इक्विटी के साथ दिया जाता है। बट सरप्राइजिंगली वर्ल्ड में इतनी बड़ी जो डेरिवेटिव मार्केट है उसका सिर्फ 2% मार्केट इक्विटी मार्केट है। यानी सिर्फ 2% ऑफ द वर्ल्ड्स डेरिवेटिव मार्केट is ideally done in the form of equity derivatives। यानी सिर्फ 2% मार्केट को हम समझते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, यानी कि जिसने भी किताबें लिख रखी हैं वो नॉर्मली इक्विटी डेरिवेटिव्स को लिंक करता है, या जो भी हमारे को इंफॉर्मेशन, ज्ञान, नॉलेज देने आता है वो नॉर्मली इक्विटी के ऊपर लिंक करता है या जब भी हम ये कोर्सेज पढ़ते हैं, तो जब भी हम ट्यूशन पढ़ते हैं तो हमें इक्विटी का लिंक किया जाता है। बट अल्टीमेटली ये जो इक्विटी डेरिवेटिव सिर्फ 2%, यानी मात्र सिर्फ 2% ऑफ द वर्ल्ड्स डेरिवेटिव मार्केट है। यानी कि equity derivatives is approximately only 2% of the world's derivative market। कई लोग कहते हैं गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, चना, यानी कमोडिटीज, यानी कमोडिटीज डेरिवेटिव भी बहुत ह्यूज मार्केट होने वाली है या हो रही, बट वो भी सिर्फ अप्रोक्सीमेटली वही 2% या 4% की मार्केट है, 2% या 3% की मार्केट है अप्रोक्सीमेटली। यानी कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी इतनी छोटी मार्केट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डेरिवेटिव्स जो हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन रखा है, एक हवा सब्जेक्ट बन रखा है, जिसको हम कभी दिल से नहीं समझ पाते। यानी जब भी हमसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स, और हम अपनी हाथ खड़ा करते हैं और हम कहते हैं डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स। अल्टीमेटली ये किताबों में लैंग्वेज लिखी हुई है और हम इसको रट्टा मारते हैं और हम कहते हैं भाई साहब डेरिवेटिव्स का मतलब तो ये है। बट अगर हम पूछ लें कि डेरिवेटिव्स दिल से समझ आता है तो हम कहते हैं दिल से समझ नहीं आता, हमें तो ये पता है भैया ये अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर होता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले कैन इट बी अंडरलाइंग लाइबिलिटीज, तो हम कहते हैं अरे अंडरलाइंग लाइबिलिटीज तो कभी पढ़ी नहीं, कभी सुनी नहीं, हमेशा अंडरलाइंग एसेट्स ही समझाया जाता था। बट सिंस अगर कोई पूछ रहा है कि अंडरलाइंग लाइबिलिटी भी हो सकती है नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे हाँ हो सकती है। बट अगर क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन हो जाए कि बताओ जी एग्जांपल अंडरलाइंग लाइबिलिटी के ऊपर डेरिवेटिव कौन सा होता है, तो हम कहते हैं ये तो कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं। इसका मतलब ये डेरिवेटिव को दिल से समझने के लिए यानी रट्टाफाइड वे में ना समझते हुए एक लॉजिकल वे में समझते हुए हमें डेरिवेटिव्स को कोर से समझना पड़ेगा। और डेरिवेटिव्स को कोर से समझने के लिए जो वर्ल्ड की जो मेजर डेरिवेटिव्स मार्केट है वो 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डेरिवेटिव मार्केट इज फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मार्केट। यानी कि करेंसी जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं एंड इंटरेस्ट रेट का जो डेरिवेटिव्स होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डेरिवेटिव मार्केट। ये सिर्फ 2% है, ये 2 से 3% है, और 90% फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। अगर हमें ये डेरिवेटिव्स नहीं आता तो हमें डेरिवेटिव्स कभी भी दिल से समझ नहीं आएगा, हमें वही रट्टाफाइड फॉर्मेट समझ आएगा जो कि बुकिश डेफिनेशंस होती हैं। क्योंकि मेजरली जितनी भी बुक्स डेरिवेटिव्स के ऊपर लिखी गई हैं वो सारी इक्विटी डेरिवेटिव्स के ऊपर लिखी गई। मेजरली जितने भी ट्रेनर्स, टीचर्स, ट्यूटर्स, जितने भी कोर्सेज जो हमें पढ़ाए जाते हैं वो मेजरली इक्विटी डेरिवेटिव्स के ऊपर होते हैं। बट फॉरेक्स एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स नॉर्मली कवर नहीं होता। सिंस ये कवर नहीं होता तो जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा हमें ये दिल से समझ नहीं आ सकता। सिंस हमें ये समझ नहीं आता क्योंकि ये समझाया जाता नहीं है तो अल्टीमेटली हमें दिल से कभी समझ आया ही नहीं अभी तक।
एंड इसी को इनफैक्ट कवर करने के लिए एक इनिशिएटिव उठाया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कि अल्टीमेटली हम इसको एक बेटर मॉडिफाइड वर्जन से हम समझा पाए, यानी कि ग्रास रूट लेवल पे जाके ऑडियंस को समझा पाए। बट ऑफ कोर्स इसको हेल्पिंग हैंड देने के लिए कई कोर्सेज भी चलाए हुए हैं ऑलरेडी बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बट नेवरदलेस यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम बेस लेवल से एक ज्ञान को समझने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ग्रैब करने के लिए यहाँ पे ये वीडियो एक तरह से देख रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स को बट ऑफ कोर्स किक स्टार्ट करने के लिए हमें बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पता होनी चाहिए। ऑलरेडी आई बिलीव कि आपने फॉरेन एक्सचेंज की टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी वो सुन रखी होंगी, पढ़ भी रखी होंगी, या पहले भी ऑलरेडी कोई सेशंस होंगे। बट नेवरदलेस मैं एक रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूं एंड देन वील गो मेक इट फॉरवर्ड वेक थ्रू। अल्टीमेटली हमने मार्केट वॉल्यूम्स पढ़ा, मार्केट वॉल्यूम्स में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा। हमने ये भी देखा कि डेरिवेटिव्स में मेजरली कौन कौन सी मार्केट में मेजर डेरिवेटिव्स होते हैं। बट ऑफ कोर्स हमें ये पता लग गया कि फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स एक मेजर पार्ट है अल्टीमेटली। अब नेक्स्ट यानी कि हमें मार्केट प्रोडक्ट्स को समझना है। मार्केट प्रोडक्ट्स अभी हम लेटर ऑन समझते हैं, बट उससे पहले प्रॉब्ली हमें ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली डेरिवेटिव्स में फॉरेन एक्सचेंज के पर्टिकुलरली कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए, ताकि देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड ऑन लेट अस से ऑप्शंस एंड ऑप्शन स्ट्रेटजीज। हमेशा ये बताया जाता है कि डेरिवेटिव्स मेजरली दो काउंटर पे होता है। एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर डेरिवेटिव्स और दूसरा होता है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। इसका मतलब है अगर हमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करना है तो या तो हम एक्सचेंज पे कर सकते हैं या हम बैंक के साथ कर सकते हैं। एक्सचेंज के साथ जब हम डेरिवेटिव करते हैं उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर डेरिवेटिव्स। जब हम बैंक के साथ डेरिवेटिव्स करते हैं उसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। यानी कि बैंक के साथ जो भी डेरिवेटिव होएगा उसको OTC बोलते हैं और जो भी एक्सचेंज के साथ होता है उसको हम ETC बोलते हैं। इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव की जो मार्केट वॉल्यूम्स थी अल्टीमेटली OTC पे भी होती है और ETC पे भी होती है। ओवर द काउंटर यानी बैंक के साथ, यानी एक पार्टी बैंक होनी चाहिए। इसमें मेजरली डेरिवेटिव्स या तो करेंसी के ऊपर होता है यानी फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर होता है, एंड दूसरा डेरिवेटिव इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर डेरिवेटिव्स में एक तो यानी कि एक्सचेंज के साथ जहां पे काउंटर पार्टी होती है, इसमें डेरिवेटिव्स इक्विटी के ऊपर हो सकता है, इक्विटी बेंचमार्क्स के ऊपर हो सकता है जैसे निफ्टी वगैरह, कमोडिटी के ऊपर हो सकता है। बट ऑफ कोर्स करेंसी भी आजकल शुरू कर दी है हमने एक्सचेंज पे, एंड इंटरेस्ट रेट के साथ भी। हालांकि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स इंडिया में एक्सचेंज के ऊपर ज्यादा डेवलप नहीं है, तो मेजरली इट इज अ ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। यानी इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो भी डेरिवेटिव्स होता है मेजरली वो बैंक का बेबी है, बैंक का प्रोडक्ट है। यहां पे मेजरली इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स अभी एक्सचेंज पे नहीं होता। इसका मतलब ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर डेरिवेटिव्स है। एंड जैसे हमने डिस्कस किया कि फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स मेजरली 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डेरिवेटिव मार्केट है, तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव का जो वॉल्यूम है वो मेजरली OTC पे ही होता है। इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 90% डेरिवेटिव्स यहीं होता है एंड 10% डेरिवेटिव्स यहां होता है। ये सारा डाटा बट ऑफ कोर्स आपको www.bis.org पे मिल सकता है। इसका मतलब ये 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डेरिवेटिव मार्केट बैंक के साथ होता है, एंड बैंक में ये डेरिवेटिव्स करने वाले लोग ट्रेजरी के बंदे होते हैं, यानी ट्रेजरी पर्सोनल। ट्रेजरी के लोग बड़े कम होते हैं, जैसे कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 400-450 लोग होंगे जो ट्रेजरी में काम करते हैं, बैंक की ट्रेजरी में काम करते हैं, यानी जिनको डेरिवेटिव्स की 90% वाली नॉलेज है, एंड बाकी जनता 10% वाली नॉलेज तो ले ही रही है। यानी जो बाकी जनता मेजरली इक्विटी, निफ्टी, कमोडिटी वगैरह वगैरह करती है। तो मेजर जो चंक है वो 90% बैंक के साथ आता है, जिसमें बैंक ट्रेजरी वाले लोग आते हैं काम करने। एंड बट ऑफ कोर्स बैंक ट्रेजरी वाले लोग जो काम करते हैं वो नॉर्मली नॉलेज शेयर ही नहीं होती। सिंस नॉलेज शेयर नहीं होती तो मेजरली हमें डेरिवेटिव्स ये समझाया जाता है और ये कभी हमें समझाया नहीं जाता, एंड अल्टीमेटली यही एज है। हाँ, अगर लेटर से अगर कोई बैंक का ट्रेजरी वाला बंदा या बैंक में जिसने ट्रेजरी में काम ना किया हो और वो फिर भी करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव समझा रहा है, तो मेरे को नहीं पता वो कितना जस्टिस करता होगा अल्टीमेटली। बट नेवरदलेस करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स मेजरली बैंक का पपी है, बैंक का बेबी है। यानी कि
आपको अगर करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के ऊपर ज्ञान अगर या नॉलेज या इंफॉर्मेशन अगर लेना है तो अल्टीमेटली आपको बैंक्स ट्रेजरी पर्सोनल से लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, नहीं तो आपको रियलिटी समझ नहीं आएगी। ओके, अब हमें यह पता है कि डेरिवेटिव्स में कई तरह के प्रोडक्ट हैं, फ्यूचर है, फॉरवर्ड है, ऑप्शन है, स्वैप्स है, जिसको आई डोंट नो मतलब डिफाइन डिफरेंट बुक्स में किया हुआ है कि फ्यूचर क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, स्वैप्स क्या होता है। अभी फिलहाल मैं शायद ये बताना चाहता हूं कि फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मेजरली सेम तरह के प्रोडक्ट हैं। फॉरवर्ड बैंक के साथ होता है यानी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, एंड फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर प्रोडक्ट है। यानी कि अगर करेंसी के साथ फॉरवर्ड होता है एक्सचेंज पे बैंक पे, तो यही करेंसी के साथ अगर एक्सचेंज पे होगा तो उसको फ्यूचर बोल देते हैं। यही अगर इक्विटी के साथ अगर होएगा उसको फ्यूचर बोल देंगे, निफ्टी के साथ होएगा फ्यूचर बोल देंगे। यानी वहां पे फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं बोलते। फॉरवर्ड फ्यूचर होता क्या है इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करें। फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स वगैरह ये है क्या चीज। तो अल्टीमेटली फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि करेंसी इंटरेस्ट रेट अगर बैंक के साथ ओवर द काउंटर पे डेरिवेटिव्स अगर हो रहा है तो यहां पे या तो फॉरवर्ड्स होगा या ऑप्शंस होएगा या स्वैप्स भी हो सकता है। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट्स पे भी यहां पे फॉरवर्ड्स होगा, ऑप्शंस होगा और स्वैप्स हो सकता है। इसके अलावा भी कई न्यू एज डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, बट मैं फिलहाल बेसिक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को कवर कर रहा हूं। अगर यही एक्सचेंज के साथ होगा तो इक्विटी में एक्सचेंज के साथ या तो फ्यूचर होगा, फॉरवर्ड नहीं होगा, या ऑप्शंस होगा। सिमिलरली निफ्टी पे भी या तो फ्यूचर होगा या ऑप्शंस होगा। कमोडिटी में सिर्फ फ्यूचर्स होता है, ऑप्शंस नहीं होता है। करेंसी में अगेन फ्यूचर्स होगा और ऑप्शंस होगा। एंड इंटरेस्ट रेट जो कि हमारे इंडिया में मेजरली डेवलप नहीं है एक्सचेंज साइड पे, तो उस पे भी मेजरली फ्यूचर होगा या ऑप्शंस होगा। तो अल्टीमेटली हमें यह पता लग गया कि फॉरवर्ड नाम का प्रोडक्ट, फॉरवर्ड नाम का डेरिवेटिव प्रोडक्ट एक्सचेंज पे नहीं होता, एंड फ्यूचर नाम का डेरिवेटिव प्रोडक्ट ओवर द काउंटर पे नहीं होता। मतलब क्या है अभी लिखते हैं लेटर ऑन, बट फिलहाल मैंने कंक्लूजन में पहले भी ये बताया था, फॉरवर्ड और फ्यूचर एक सिमिलर तरह के डेरिवेटिव्स हैं। हाँ, सिर्फ नामकरण चेंज है, फॉरवर्ड फ्यूचर, थोड़ा बहुत डिफरेंशियल सब्सटेंस भी है, बट फ्यूचर मेजरली एक्सचेंज पे होता है एंड फॉरवर्ड मेजरली बैंक के साथ होता है। ओके, हमें डेरिवेटिव मार्केट समझ आ गई, वॉल्यूम्स, और हमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हमने देख लिए क्या क्या है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स। हालांकि हमें इसका मतलब नहीं समझ आया। तो अब पहले तो ये समझते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है, यानी कि डेरिवेटिव एक दिल से निकली हुई डेफिनेशन की अल्टीमेट डेरिवेटिव मतलब क्या है। बट ऑफ कोर्स इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, करेंसी का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अगर हमें डेरिवेटिव समझना है तो इक्विटी के एग्जांपल से क्यों समझना, हम पहले करेंसी के एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट अस से मैं एक एक्सपोर्टर हूं और आज 7 अक्टूबर 2014 है और मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मेरा मन है कि मैं ये एक्सपोर्ट करने के लिए किसी अंग्रेज जो मेरा फ्रेंड है या मेरा जो क्लाइंट बनना चाहता है, मैं उसको फोन करता हूं लेटर से, और मैं पेन्स बनाता हूं, से फॉर एग्जांपल मार्कर पेन बनाता हूं। मार्कर पेन बनाने का मेरा अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है अप्रोक्सीमेटली 42 रुपीज, और 3 रुपीज का मैं प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहता हूं, यानी कि मेरे को ये पेन 45 रुपीज में बेचना है। मैं आज फोन उठाया, यानी 7 अक्टूबर 2014, 7 अक्टूबर 2014, मैंने एक कॉल किया अपने एक फ्रेंड को, मिस्टर जॉर्ज, सिटिंग इन यूएस। मैंने उनको फोन किया और मैंने बोला, हे जॉर्ज, दिस इज अमान कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। जॉर्ज ने पहचान लिया और उसने बोला, हे मैन, लॉन्ग टाइम, नो हियर, नो सी हियर, व्हाट्स अप? I said, well, I was busy into manufacturing of my pens, marker pens, and I thought since you're a good friend of mine sitting in US, I thought of exporting these pens across to you in US. With a good thought. Tell me, how much would it cost me? यानी कि वो मेरे से ये पूछ रहा है कि कितने का पड़ेगा मेरे को ये पेन। मैंने ऑलरेडी अपनी कैलकुलेशन लगा रखी थी, 42 रुपीज का मेरा एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, 3 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन था, तो मैंने सोचा इसको 45 रुपीज में बेचना मांगता है, तो मैंने इसलिए उसको बोला, इट विल कॉस्ट यू 45 रुपीज मिस्टर जॉर्ज। जॉर्ज कहता है, आई एम एन अमेरिकन, यू हैव टू टेल मी इन डॉलर्स बडी, आई डोंट अंडरस्टैंड इन रुपीज। मैंने वो ये तो मैं भूल गया था
क्योंकि वो तो बेचारा पेमेंट डॉलर में करेगा, मैं उसको रुपये बोली जा रहा हूं। इसलिए मैंने उसका फोन होल्ड पे डाला और बैंक को फोन मिला और बैंक से बोला, भाई साहब कैन यू टेल मी डॉलर रुपी का रेट क्या है? बैंक ने कहा, भाई साहब कब का रेट पूछ रहे हो? आज का पूछ रहे हो, कल का पूछ रहे हो, कब का रेट पूछ रहे हो? तो मैंने कहा, भाई साहब जो रेट अभी जो चल रहा है, अभी जो अगर मेरे को रेट का ट्रांजेक्शन अगर किसी से पूछना हो तो मेरे को वो रेट बताइए। बैंक कहता अच्छा। तो बैंक कहता है $1 इज इक्वल टू 45 रुपीज। मैंने चल शुक्र है कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने जॉर्ज को फोन मिलाया, मैंने कहा भाई साहब इट विल कॉस्ट यू $1। जॉर्ज कहता ओके वंडरफुल, सो टेक माय ऑर्डर एंड सेंड मी दोस पेन्स। मैंने कहा मेरे को ऑर्डर मिल गया आज मिस्टर जॉर्ज से, तो मैं सोचा प्रोडक्शन करनी शुरू करता हूं। मैंने प्रोडक्शन करनी शुरू करी, करते करते 6 महीने लग गए। 6 महीने के बाद पूरा जो बल्क ऑर्डर था उसको मैंने शिप के ऊपर डाला, शिप को बाय बाय किया। शिप टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया छोड़ के यूएस पहुंच रहा है। और एंड आज 1 साल बाद, यानी 6 महीने और निकल गए, 1 साल बाद यानी आज 6 अक्टूबर 2015, हम सोचते हैं, अज्यूम करते हैं कि आज 6 अक्टूबर 2015, आज जॉर्ज ने वो पेन उठाया, लिख के देखा, क्योंकि यूएस में कंसाइनमेंट पहुंच चुका है, और उसने लिख के देखो कि क्या मस्त पेन है यार, चुक साहब ने बहुत बढ़िया पेन बनाया। तो उसने अमन को दोबारा फोन किया, कहता हे मिस्टर चुक, द पेन्स आर सो वंडरफुल, कैन यू प्लीज सेंड मी योर अकाउंट नंबर सो दैट आई कैन सेंड यू योर $1। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ओए भाई साहब आज मेरा डॉलर घर आ रहा है। मैं बड़ी उम्मीद से भागा बैंक के पास गया और मैंने उसका अकाउंट नंबर बता दिया। मैं बैंक के पास पहुंचा कि मेरा आज डॉलर घर आया है। जैसे ही मैं बैंक में पहुंचा और मैंने बैंक से बोला कि भाई साहब आज मेरा डॉलर आया होगा घर पे, बैंक कहता हाँ आया है। तो मैंने भाई साहब फिर मेरे को रुपए दे दो आज, यानी आज 6 अक्टूबर 2015 मैं उनसे डॉलर के बदले रुपए मांग रहा हूं और बैंक वाला आज मेरे को रुपए देगा। बट डॉलर रुपी का रेट तो 3 सिनेरियो में जा सकता है। पहला, या तो वो 45 से कम हो चुका होगा, या 45 के बराबर ही रहा होगा, या 45 से ज्यादा हो चुका होगा। अगर तो 45 से ज्यादा हो गया, लेटर से 50 हो गया, मैं कहूँ वाह, भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। मैंने 45 सोचा था, यानी 3 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन सोचा था, भगवान ने मेरे को 50 दिया, यानी 5 रुपए एक्स्ट्रा दिया। और अगर मार्केट में रेट लेटर से डॉलर रुपी का 45 ही रहा तो मेरे को लगेगा शायद जिंदगी में डॉलर रुपी हिलता नहीं है, जितने पे था उतने पे है और उतने पे रहेगा। बट अगर बैंक ने बोला कि भाई साहब आज का रेट तो 40 है और उसने बैंक ने मेरे को अगर 40 रुपीज पकड़ा है, तो मेरे दिल से मेरे दिल से आवाज निकलेगी त्राही त्राही माम हो गया, यानी कि मेरे को तो नुकसान हो गया। मेरा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 42 रुपीज था और मेरे को 40 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं तो खून के आंसू रोऊंगा और मैं इस चीज से डरता हूं। यानी कि 6 अक्टूबर 2015 अगर मेरे को 7 अक्टूबर 2014 वाले रेट से कम मिला रेट, तो मैं तो परेशान होऊंगा। इस परेशानी से बचने के लिए फ्लैशबैक में, यानी जिस दिन 7 अक्टूबर 2014 को जब मैंने जॉर्ज को फोन किया था और जॉर्ज को बोला था इट विल कॉस्ट यू $1, और मैंने जब उसका फोन रखा, मेरे मन में एक वहम आया, मेरे मन में एक डाउट आया कि अगर 1 साल बाद जब ये डॉलर मेरे पास आएगा हिंदुस्तान में, अगर उस दिन डॉलर का रेट 45 से कम हो गया, तो इस चीज से बचने के लिए मैंने बैंक को फोन मिलाया दोबारा। मैंने बैंक से बोला, मैंने भाई साहब आज का रेट $1 इज इक्वल टू 45 रुपीज है, बट मेरा डॉलर तो आज है ही नहीं, मेरा डॉलर तो आएगा 1 साल बाद, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जॉर्ज से आज, यानी जॉर्ज से मेरा कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ है। एंड मैंने जॉर्ज को ये बोला है कि 1 साल बाद मेरे को $1 भेज देना, तो 1 साल बाद जब मेरे पास डॉलर आएगा तब तो रेट हिल जाएगा। तो इसलिए काइंडली कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ, ऐसा कोई प्रोडक्ट बताओ, ऐसा कोई चीज बताओ जिससे 1 साल बाद जब मेरे पास डॉलर आएगा तो एटलीस्ट एक रेट मेरे को आज पता हो कि कितना मिलेगा 1 साल के बाद। बैंक के तो यानी कि तुम फ्यूचर के एडवर्स मूवमेंट से डर रहे हो। मैंने हाँ भाई डर रहा हूं, कस्टमर हूं, कष्ट से मरने वाला कस्टमर कहलाता है। मेरे को तो आज डर लगेगा ही कि पता लगा 1 साल बाद ये जो डॉलर का रेट है कहीं पता लगा कम हो गया तो बैंक कहता ठीक है। यानी आप फ्यूचर की एडवर्स मूवमेंट से बचना चाहते हैं, बचने के लिए हेजिंग करना चाहते हैं। मैंने कहा हेजिंग का मतलब? तो बैंक ने कहा हेजिंग का मतलब प्रोटेक्शन चाहते हैं। मैंने हाँ प्रोटेक्शन चाहता हूं। कहता है हेजिंग करने के औजार को, यानी हेजिंग करने के प्रोडक्ट को डेरिवेटिव्स बोलते हैं। यानी डेरिवेटिव एक ऐसा औजार है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे मैं फ्यूचर के एडवर्स मूवमेंट से बच सकता हूं, आज ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूं किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके। इसका मतलब ये डेरिवेटिव इज अ टूल टू हेज।
या डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट टू हेज। बट ऑफ कोर्स ये बहुत एक सिंपल डेफिनेशन है। डेरिवेटिव इज अ टूल टू हेज या डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट टू हेज। एंड इस केस में जो मैं बैंक के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बैंक के साथ मैं कह रहा हूं कि भाई साहब एक साल बाद चाहे डॉलर रुपी 50 हो जाए चाहे 40 हो जाए, यानी मैं और बैंक कि आज 7 अक्टूबर 2014 यानी 7 अक्टूबर 2014 मैं और बैंक एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, डेरिवेटिव में एक प्रोडक्ट कर रहे हैं। यानी हम और मैं और बैंक एक खुदा की कसम खा रहे हैं, खुदा की कसम खा रहे हैं कि आज से एक साल के बाद चाहे डॉलर रुपी 40 हो जाए चाहे 50 हो जाए, मगर मैं कसम खाता हूं कि मैं $1 बेचूंगा बैंक को या बैंक $1 खरीदेगा मेरे से एक पर्टिकुलर रेट पे। यानी रेट लेटर से 45 फिक्स हो गया या 46 फिक्स हो गया, यानी इस रेट को जो आज हमने फ्रीज कर दिया, उस रेट को सिंस मैं बैंक के साथ कर रहा हूं, इसको खुदा की कसम को फॉरवर्ड बोलते हैं। अगर यही खुदा की कसम मैंने एक्सचेंज के साथ खाई होती, उसको फ्यूचर बोलते हैं। यानी फॉरवर्ड या फ्यूचर एक तरह से डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जिसमें हम खुदा की कसम खाते हैं, यानी शपथ लेते हैं कि आज से एक साल के बाद या 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या जो भी टाइम पीरियड। सो अल्टीमेटली हम एक फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए हम आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हम ये कसम खा रहे हैं कि जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उस दिन, यानी मैं उस दिन वो डॉलर बेचूंगा या खरीदूंगा एक पर्टिकुलर रेट पे जो आज एडवांस में डिसाइड हुआ है। यानी कि डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट या डेरिवेटिव इज अ टूल या डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू हेज। और डेरिवेटिव के विदिन, यानी डेरिवेटिव के विदिन पहला प्रोडक्ट जिसको हम खुदा की कसम बोलते हैं, अगर वो खुदा की कसम मैं बैंक के साथ खाऊं तो उसको फॉरवर्ड बोलते हैं, और अगर मैं एक्सचेंज के साथ खाऊं उसको फ्यूचर बोलते हैं। यानी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव एंड इसको हम खुदा की कसम बोलते हैं। ओके, अब लेट अस से हमने खुदा की कसम खा ली कि आज कसम खाते हैं कि 6 अक्टूबर 2015 को जो $1 आएगा उसके लिए मैंने आज एक रेट फिक्स कर दिया बैंक के साथ, लेट अस से 46 रुपीज, यानी फॉरवर्ड रेट मेरा 46 रुपीज फिक्स हो गया। 6 अक्टूबर वाले दिन, यानी 6 अक्टूबर 2015 वाले दिन अगर लेट अस से रेट हुआ 46 से कम, तो मैं कहूंगा देखा मजा आ गया जिंदगी का। मेरे को पहले ही पता था कि भाई साहब रुपी अप्रिशिएट करेगा, यानी रुपी स्ट्रांग होएगा। मेरे को पहले ही पता था रुपी मेरे अगेंस्ट जाएगा, मेरे को नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं तो इंटेलिजेंट आदमी, मैंने पहले खुदा की कसम खा के रखी थी कि 46 पे मेरे को हेजिंग का रेट मिल रहा है, यानी फ्यूचर का ऑलरेडी रेट मिल रहा है, यानी फॉरवर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो मैं ऑलरेडी फ्रीज कर लिया था। बट अगर उस दिन 6 अक्टूबर 2015 वाले दिन मार्केट में अगर डॉलर रुपी का रेट 46 से ज्यादा हुआ, मैं कहूंगा हट मेरी किस्मत खराब थी, काश अगर मैं डेरिवेटिव ना करता, अगर मैं फॉरवर्ड या फ्यूचर ना करता, अगर मैं खुदा की कसम ना खाता, तो शायद मेरे को ये वाला रेट मिलता, मार्केट वाला रेट। यानी अगर मार्केट में रेट उस दिन 50 चल रहा हो तो मैं कहूंगा अरे मेरे को तो ₹4 का नुकसान हो गया, काश मैं डेरिवेटिव ना करता तो मेरे को 50 मिलता। यानी कि पहले, यानी कि 7 अक्टूबर 2014 मेरी दिल की धड़कनें तेज थी, क्योंकि मेरे को यह डर लग रहा था कि कहीं 45 से कम ना हो जाए, इसलिए मैं हेज करने के लिए खुदा की कसम खा ली थ्रू फॉरवर्ड। बट एक साल के बाद मेरा अंदर से लालच जाग पड़ा जब मार्केट में रेट 46 से ज्यादा हो गया, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी खुदा की कसम मिल गई थी 46 पे, बट एक साल के बाद जब मार्केट में मैंने रेट देखा 50, तो मेरा अंदर का लालच यानी नोशनल ग्रीड पैदा हो गई, क्योंकि मेरे को नोशनल लॉस हो गया, क्योंकि मेरे को लगा अरे ना किया होता ये कॉन्ट्रैक्ट तो शायद मेरे को 50 मिलता। इसलिए अब फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, अब जब मेरे को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो नए कॉन्ट्रैक्ट में मैं बैंक से कहूंगा कुछ ऐसा जुगाड़ बता कि 46 से रेट कम हुआ तो 46 मिल जाए, बट 46 से ज्यादा हुआ तो मेरे को ज्यादा वाला रेट मिल जाए। यानी अगर 46 से रेट कम हुआ फिर तो मेरे को 46 मिल जाए, और अगर 46 से ज्यादा वाला रेट हुआ तो मेरे को वो वाला रेट मिल जाए जो मार्केट में रेट है। यानी कि इस प्रोडक्ट में मैं कोई खुदा की कसम नहीं खा रहा, मैं तो कह रहा हूं भाई साहब मेरी इच्छा जो होगी, जो मेरे को बेटर होएगा मैं तो वो लूंगा। मार्केट का रेट बेटर होएगा या जिस प्राइस पे मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो बेटर है। यानी अगर लेटर से मैं आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि भाई साहब मेरे को पर्ची लिख के दे दो कि मेरी इच्छा है कि 6 अक्टूबर 2015 वाले दिन
मेरी इच्छा है कि 46 पे लेना चाहता हूं या मार्केट में रेट में लेना चाहता हूं। एंड अगर 6 अक्टूबर 2015 वाले दिन मार्केट में रेट 46 से कम हुआ, मैं कहूंगा वाह जी वाह, मेरे पास तो पर्ची पड़ी है, मैं फटाफट बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को बोलूंगा भाई साहब आपने खुद कहा था कि जब मर्जी आ जाना। अब मैं कब आऊंगा? मैं तभी आऊंगा जब मार्केट में रेट 46 से कम होएगा, तो ले आओ फिर 46 रुपीस दो, मेरे से $1 ले लो। बट अगर मार्केट में रेट 46 से ज्यादा हुआ, मैं कहूंगा अरे इस पर्ची का क्या फायदा, इस पर्ची को फाड़ दो, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा है, मैंने कौन सा खुदा की कसम खाई थी। तो मैं मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में डॉलर दूंगा और अल्टीमेटली मैं मार्केट से रुपए ले लूंगा, यानी 50 रुपए चल रहा था, मैं 50 रुपए ले लूंगा। इस प्रोडक्ट को हम ऑप्शन बोलते हैं, यानी खुदा की कसम नहीं है, ऑप्शन है, चॉइस है, राइट है, मेरी इच्छा है भाई साहब मैं जो मर्जी करूं। यानी कि हमारा थर्ड तरह का प्रोडक्ट, पहला था खुदा की कसम, खुदा की कसम में दो थे, एक था फॉरवर्ड था, एक था फ्यूचर था, और थर्ड प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन। यानी ऑप्शन में इच्छा है, चॉइस है, राइट है, कोई भाई साहब खुदा की कसम नहीं है हमारे पास। फोर्थ प्रोडक्ट स्वैप है, उसको हम अभी कवर नहीं कर रहे। यानी अब आपको यह समझ आता है कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव क्यों करते हैं, फ्यूचर से बचने के लिए, फ्यूचर से प्रोटेक्ट करने के लिए। डेरिवेटिव करने के लिए कई प्रोडक्ट्स हैं। पहला प्रोडक्ट है खुदा की कसम। खुदा की कसम अगर आप बैंक से खाओगे तो उसको फॉरवर्ड बोलते हैं, खुदा की कसम अगर आप एक्सचेंज से खाओगे उसको फ्यूचर बोलते हैं। एंड थर्ड प्रोडक्ट है ऑप्शन, जिसमें कोई खुदा की कसम नहीं है, मस्त है बॉस, राइट है, चॉइस है, नो ऑब्लिगेशन, ओनली राइट। इसका मतलब ये, हमने अभी तक पहले हमने समझा कि मार्केट में डेरिवेटिव्स का क्या रोल है, यानी कि कितनी बड़ी वॉल्यूम की मार्केट है। फिर हमने देखा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस हमने देखा, अरे 28 टाइम्स या 27 टाइम्स वर्ल्ड जीडीपी एक ऐसी मार्केट है जिसको अगर हम ना जानते हो तो कोई फायदा ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि एक्चुअल मार्केट से कई बड़ी मार्केट ये है जिसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केट बोलते हैं। फिर हमने देखा कि डेरिवेटिव मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट कौन कौन से एरिया में है, फॉरेन एक्सचेंज में है, इंटरेस्ट रेट में है, इक्विटी में है, कमोडिटी में है, और हमने ये देखा कि हर मार्केट में कितना कितना वॉल्यूम है। फिर हमने ये देखा कि डेरिवेटिव दिल से निकली हुई डेफिनेशन क्या होती है। फिर हमने देखा डेरिवेटिव में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर हमने उन डेरिवेटिव के क्या क्या प्रोडक्ट्स को देसी भाषा में समझा। अब हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटली कुछ बेसिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से, यानी कि क्या क्या फॉरेन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी है बेसिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, वहां से बिल्ड करते करते हम अल्टीमेटली ऑप्शन पे पहुंचेंगे।